नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बीजेपी निकाय चुनाव को 1 साल से टाल रही थी क्योंकि उनको हार की घबराहट थी, इसलिए वे चुनाव नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाने का भी आरोप लगाया। धस्माना ने चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप बीजेपी पर लगाया है, जिस पर उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं और अब ये बात साबित हो गई है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पर्चा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना। राजधानी के प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहां पर वाहन पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है और ये हर दिन की समस्या भी बन गई है। अगर मरीज की तादाद बढ़ जाती है तो वाहन खड़ा करने की जगह तक नहीं मिलती। कई बार डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण एजेंसियां काम पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण मरीज और अटेंडेंस को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरीज और अटेंडेंस बाहर सड़क पर वाहन खड़े करने को मजबूर हैं, जहां पर बेहतरीन ढंग से खड़े हुए वाहन मुश्किलों का सबब भी बनते हैं। जिससे लेकर आपको बताते चले कि सीएमएस दून हॉस्पिटल के अनुराग अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। जो हमारी पार्किंग है वो स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे में जो हमारे कर्मचारी हैं, पहली हमारी उनको एक पार्किंग देने की सुविधा रहती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने मरीजों की पार्किंग के लिए भी आसपास पुलिस प्रशासन को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिखा, जिससे थोड़ी सी हमें ईज हुई है और पार्किंग मिलने लगी है। लेकिन हम बहुत ही नैरो स्पेस में काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जो नई बिल्डिंग आ रही है वहाँ 2 फ्लोर की पार्किंग उसमें बेसमेंट और ग्राउंड पर देने की कोशिश करी गई है। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। इस मामले में झबरेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी हो रही है। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चलें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया तो और उसमें अपहरण दुष्कर्म का आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार उससे मामले की छानबीन जारी है और पूछताछ भी की जा रही है। पूरा मामला रुड़की से सामने आया, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इस दौरान आपको बताते चलें कि एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया था और ये भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि पूरा मामला रुड़की से है, जहां पर नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इस दौरान अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी। आपको पता चले कि नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। देहरादून की सड़कों पर अब जल्द ही 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ेंगे। जिन लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था, परिवहन विभाग ने उनको ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए सीएनजी ऑटो के 250 परमिट देने का फैसला किया था।
इसके लिए भी अब 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन जो है वो मांगे गए थे। सभी परमिट के लिए आवेदन मिलने के बाद में परिवहन विभाग ने अब ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। वहीं 31 मार्च तक ऑटो खरीदना होगा। इसके बाद में परमिट जारी किए जाएंगे। सीएनजी ऑटो चलने से दून में वाहन प्रदूषण भी कम होगा। जानकारी देते हुए आरटीए ने देहरादून के साथ में हरिद्वार, ऋषिकेश में नए सीएनजी ऑटो चलाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में ऑटो के 300 और ऋषिकेश में 150 परमिट दिए जाने हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर अब परिवहन विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। सड़कों पर अब सीएनजी ऑटो भी दौड़ेंगे, जिसको लेकर देहरादून में परिवहन विभाग ने अब इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे अब वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको बताते चलें कि परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब सीएनजी ऑटो भी यहां पर दौड़ सकेंगे और इस दौरान लोगों को भी काफी समस्याओं का पहले सामना करना पड़ता था। अब कनेक्टिविटी भी रहेगी, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। है कि जो देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो, या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र है जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र है जहां पर कि परिवहन की सेवाएं कम है, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश। लालकुआं में नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ने लगा है। इसी क्रम में कांग्रेस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में लालकुआं के वार्ड नंबर 1, 2, 3 में घर घर जाकर जनसंपर्क किया है। इस दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा और पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हरेंद्र बोरा ने नगरवासियों से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता के लिए समर्थन की अपील की है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता ने कहा कि उन्हें लालकुआं के लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। उनके ससुर पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने चेयरमैन रहते हुए लालकुआं में तमाम विकास कार्य कराए हैं। नगर की जनता का आशीर्वाद मिलने पर लालकुआं में लोगों को मालिकाना हक दिलाने के साथ साथ नगर में बस स्टेशन और युवाओं के लिए खेल मैदान बनाए जाने की दिशा में कार्य करेगी। आपको बताते चले कि डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, जिनसे लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान लगातार डोर टू डोर चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि लालकुआं से हैं, जहां पर जनसंपर्क अभियान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने ये इस अभियान को चलाया है, लोगों से रूबरू हो रहे, उनकी समस्याओं को सुन रहे, घर घर जाकर समर्थन की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क में मेन बाजार में हम गए, सारे लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब सम्मानित लोग जनता के बीच में गए, बहुत ही स्नेह मिला। और मेरी जो मेन जो मुद्दे रहेंगे वो सबसे पहला रहेगा मालिकाना हक लोगों को दिलवाना। 2016 में इसका अध्यादेश आ चुका था कांग्रेस सरकार द्वारा, बट बीजेपी ने उसको अभी तक लागू नहीं करवाया है, तो उस पर हम काम करेंगे। और जैसे ही चेयरमैन बनेंगे इस पे सबसे पहले हम इस पे जल्दी से ही इसको बढ़ाएंगे आगे। दूसरी मुख्य समस्या है कि यहाँ जो है ट्रैफिक बहुत पड़ता है, तो बाईपास का निर्माण कराएंगे ताकि जो ट्रैफिक जो मेन है वो डाइवर्ट हो जाए, जो टूरिस्ट लोग हैं वो वहाँ चले जाए, तो हमारी जो मेन बाजार के जो है उनको दिक्कत ना हो। लालकुआं में हम जो है एक बहुत ही अच्छे वोटों से हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर कैंडिडेट है डॉक्टर अस्मिता मिश्रा, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और बहुत पढ़ी लिखी है,
सारे कैंडिडेटों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं होगा। दूसरी वो महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे रामभाई मिश्रा जी की बहू है। रामभाई मिश्रा जी जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस लाल कुआं नगर पंचायत के लिए बहुत कुछ किया। वो चाहते थे कि यहाँ पर सीमा विस्तार हो, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने सीमा विस्तार यहाँ पर नहीं होने दिया। उत्तराखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव प्रचार में बीजेपी के सभी दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम सभी चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लेते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, अन्य सभी पदाधिकारियों को कार्यकर्ता ही माना जाता है। जैसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी लोगों की चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई गई थी, उसी तरह से अब नगर निकाय चुनाव में भी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटेंगे। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 25 जनवरी को होगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी, मेरा प्रत्येक रूप से अनेक स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम संख्या बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। नैनीताल जिले में भी शीतलहर के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इधर ठंड में फैलने वाली बीमारियों को लेकर नैनीताल स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। नैनीताल जिले की अपर मुख्य चिकित्सक अधिकारी श्वेता खरकवाल ने भी बताया कि बढ़ती ठंड के मद्देनजर जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर है। ठंड के मौसम को देखते हुए अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, हृदय रोग जैसे बीमारियों की समुचित दवाइयों को रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों, बुजुर्गों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि शीतलहर से बचाने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें ताकि वे ठंड के प्रकोप से बच सकें। आपको बताते चलें कि ठंड लगातार बरकरार है और अभिभावकों को भी सलाह दी जा रही है कि वो अपने बच्चों को ठंड से बचाव करें। ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की और अलर्ट जारी करते हुए अभिभावकों को सलाह दी कि वो अपने बच्चे को गर्म कपड़े पहना के रखें ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। समुचित दवाइयों को रखने के भी निर्देश दिए हैं कि बच्चों के जो भी उपयोगी दवाइयां हैं जिनसे उन्हें ठंड से बचाया जा सकता है कि वो अगर बीमार पड़े तो समय पर वो दवाइयां दी जा सके। ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य चिकित्सक कैंप कार्यालय हल्द्वानी की तरफ से अभिभावकों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनसे अपील की गई है कि अपने बच्चों को ठंड से बचाएं और पर्याप्त जो दवाइयां हैं वो रखें। जिले में इस वक्त सर्दी और हृदय रोग से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सचिव महोदय व निदेशिका महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में शीत ऋतु से संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा वृद्ध जनों के लिए जीरियाट्रिक वार्ड्स हमारे कुछ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हृदय रोगियों और छोटे बच्चों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए उनको ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए घर में सभी जो परिजन है उनका विशेष ध्यान रखें।
वह उनको प्रिकॉशनरी उनको कपड़े और उसी तरह की दवाइयों का समुचित टाइम पे उनको उपलब्ध कराएं। और हमारा विभाग इस ऋतु के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और किसी भी परेशानी में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। धन्यवाद। देहरादून की सड़कों पर जल्द ही 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ेंगे। जिन लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था, परिवहन विभाग ने उनको ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए सीएनजी ऑटो के 250 परमिट देने का फैसला लिया था। इसके लिए भी 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे गए। सभी परमिट के लिए आवेदन मिलने के बाद में परिवहन विभाग ने अब ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक ऑटो खरीदना होगा। इसके बाद में परमिट जारी किए जाएंगे। सीएनजी ऑटो चलने से दून में वाहन प्रदूषण भी कम होगा। आरटीए ने देहरादून के साथ में हरिद्वार और ऋषिकेश में नए सीएनजी ऑटो चलाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में ऑटो के 300, ऋषिकेश में 150 परमिट दिए जाने हैं। ऑटो का परमिट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता है और जो शहर के केंद्र बिंदु यानी कि घंटाघर से 25 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा सकता है। आपको बताते चले कि दून में 250 नए सीएनजी ऑटो जो हैं वो दौड़ेंगे, जिनको अब परिवहन विभाग ने यानी कि आरटीओ ने मंजूरी दे दी है। दून में 250 नए सीएनजी ऑटो को मंजूरी मिली है और जिससे अब सीएनजी ऑटो चलने से लोगों का सफर करना भी अब आसान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण जो है वो भी कम होगा। आपको बताते चलें कि 250 नए सीएनजी ऑटो को हरी झंडी दिखाई गई है और इस दौरान प्रदूषण भी काफी ज्यादा कम होने की जो बात है वो कही जा रही है। है कि जो देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र है जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र है जहां पर की परिवहन की सेवाएं कम है, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश। उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से मातृशक्ति पर अधिक भरोसा जताया। महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों का दांव खेला है। इसके अलावा कुछ वार्ड में युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारा गया और प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने मातृशक्ति पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने भी हमारी आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। मातृशक्ति निकाय चुनाव में भारी बहुमत के साथ परचम लहराने का काम भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी
नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी। लेती नहीं हूं मैं। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में करीब 50 से भी अधिक देशों के करीब 4000 डेलीगेट्स शामिल होंगे। इस कृषि महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन किया। कृषि विज्ञान सम्मेलन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन कृषि प्रदर्शनी के ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन होने के बाद में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम.एस. चौहान ने बताया कि 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, कृषि क्षेत्र में युवा पेशेवरों को बढ़ावा देना सहित महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर में हमारे प्रत्याशी के साथ 4 साल से लगातार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां जो हैं वो दाखिल की गई हैं। आपत्तियां फिर बीजेपी ने एक बार फिर से दर्ज कराई हैं। धस्माना ने कहा कि शासन प्रशासन के ने दबाव में आकर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। हरवटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ आपत्ति दाखिल की गई और दबाव भी बनाया गया, पर्चा दाखिल किया गया है और जो है वो भी खारिज हो गया है। वहीं देहरादून में 4 वार्ड में हमारे प्रत्याशी के खिलाफ आपत्ति दाखिल की गई है और दबाव में नामांकन दाखिल किया गया। और धस्माना ने कहा कि कांग्रेस से भगौड़े विधायक उमेश काऊ, जिन्हें 2016 में बीजेपी ने खरीदा था, अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे। विधायक खुद बैठकर नामांकन खारिज कराने का काम कर रहे हैं। काऊ ने कल रात तक पूरी पुलिस बल के संरक्षण में दबाव पर पर्चा खारिज किया और कहा कि इस कृत्य के खिलाफ न्यायालय जाएंगे। पूरे राज्य में बीजेपी हार से घबराई हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल राज्य में बिहार और यूपी की पॉलिटिकल संस्कृति को ला रहे हैं। बाहुबल इस्तेमाल करके अधिकारियों पे दबाव बना करके विपक्षी पार्टियों के पर्चे खारिज कराना, ये यूपी में, बिहार में हमने सुना था। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। मंगलौर में जबरदस्ती गलत आरोप लगा करके, प्रेशर बना करके वहां पर पर्चे खारिज करवा दिए। हमारा जो हरवटपुर में प्रत्याशी नगर पंचायत की थी उसका पर्चा खारिज करवा दिया। हमारा देहरादून में इलियास जो सिटिंग पार्षद है, पिछले 4 चुनाव से लड़ रहा है और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा करके उनका पर्चा खारिज करवा दिया। 4 और प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज करी थी। दबाव बना करके, गाली गलौज कर करके, प्रेशर बना करके उनके पर्चे खारिज कराने की कोशिश करी, जो हमने नहीं होने दिया। श्रीनगर गढ़वाल में नगर निगम चुनाव के कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मीना रावत से मीडिया द्वारा बातचीत कर बताया गया कि चुनाव के जीत के बाद में क्या क्या रहेगा उनकी भूमिका। मीना रावत द्वारा बीजेपी के पैराशूटों पर लगाए गए गंभीर आरोप की कांग्रेस में गुटबाजी कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये गुटबाजी आपको बीजेपी में देखने को मिल सकती है, जहां पर एक पार्टी के 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े जो हैं वो उतरे हैं। मीना रावत द्वारा बताया यह भी गया कि हम हर घर से जुड़े, हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, काम करने का आश्वासन दे रहे हैं। उनके द्वारा कई मुद्दे बातचीत में रखे गए हैं, जैसे कूड़े का निस्तारण आदि पर भी काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि किस
तरीके का माहौल है, किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, माहौल बहुत बढ़िया है। और पूरा कांग्रेस परिवार जो है एकजुट होकर जो है मीना रावत के समर्थन में प्रत्येक वार्ड में, घर घर में जो है प्रचार में लगी हुई है। और रही समस्याएं की बात, समस्याएं जो नगर की समस्याएं हैं वो तो है ही, लेकिन फिलहाल हम चुनावी समर में उतरे हुए हैं और जो भी जो है बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।